हमारा टॉपिक चल रहा था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट। तो इस टॉपिक में हमने जो है प्रमुख अंतरिक्ष मिशन जो है उनकी बात करी थी, और उसमें हमने जो अभी तक शुरू से जो मिशन हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 2008 और उसके बाद 2013 तक। तो 2013 में 2013 में भारत ने एक अंतरिक्ष मिशन भेजा जिसका नाम था MOM, MOM, जिसको क्या बोलेंगे, मास ऑर्बिटर मिशन। तो मास ऑर्बिटर मिशन भेजा गया भारत के द्वारा, मतलब ये ऑर्बिटर मिशन था, ना कि लैंडर। लैंडर में तो क्या होता था कि किसी भी जो कोई भी सतह पर जब जाता था, कोई लैंड करता था, तो उसे लैंडर मिशन कहते थे। पर यहाँ पर ऑर्बिटर मिशन है, मतलब उसकी एक कक्षा में चक्कर लगाएगा, जो मंगल है उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा, या फिर इसका नाम ही क्या था, मंगलयान। मंगलयान कब की बात है, 2013 की। 2013 के बाद 2015 किसका मिशन था, 2013 वाला अपना भारत का इसरो का मिशन था। उसके बाद 2015 में बात करें तो 2015 में इसरो ने एक स्पेस टेलीस्कोप भेजा जिसका नाम था एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट क्या है, एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया। निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। अभी जब हम ऑर्बिट के बारे में समझेंगे तो जब कक्षाओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये समझेंगे कि इनको निम्न में ही क्यों डाला गया है, या फिर इनको ऊंची कक्षाओं में क्यों नहीं रखा गया, तो वो भी इनके बीच में क्या अंतर है वो भी हम जानेंगे। पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अभियान अभी तक हुए हैं। तो 2015 के बाद चंद्रयान 2 जो काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन था भारत का, इसरो का, 2019 वाला। और 2019 का जो मिशन था उसका नाम क्या था, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 मिशन, और इसमें चंद्रमा की सतह पर भारत जा रहा था। और भारत जब चंद्रमा की सतह पर जाएगा तो ये किस तरह का मिशन हुआ, लैंडर मिशन था। तो ये मून लैंडर अभियान था, मून लैंडर अभियान, जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, जिसमें हमारा जो विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था उससे कनेक्शन टूट गया। और ये किसके द्वारा इसको छोड़ा गया था, GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3 से ये लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हमारे पास था GSLV। तो इससे वो चंद्रयान 2 मिशन छोड़ा गया था, पर ये पूरी रूप से सफल नहीं हो पाया। 6 सितंबर को उससे कॉन्टैक्ट टूट गया था। पर जो ऑर्बिटर है वो अभी तक वहीं घूम रहा है, उसकी जो अभी तक वो जानकारी दे रहा है कि वहाँ पे जल की उपस्थिति है चंद्रमा पर। तो ऑर्बिटर अभी तक सेफ है क्योंकि उसकी लाइफ 6 से 7 साल है, तो वो तब तक हमें डाटा भेजता रहेगा। तो ये चंद्रयान 2 मिशन है। और उसके बाद जो अगला अभियान है वो है 2020 का। तो ये तो अभी तक तीनों हमने देखे, कौन से, इसरो के।
अब जो 2020 में अभियान भेजा जो स्पेस, वो था एक जो प्राइवेट स्पेस कंपनी का। कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी? स्पेस एक्स, जिसके जो उन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट से ये भेजा था अभियान। तो कब की बात है ये? मई 2020 की। तो मई 2020 में स्पेस एक्स जिसके सीईओ कौन है? एलन मस्क, जिन्होंने अभी ट्विटर को भी खरीद लिया है। अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि स्पेस एक्स के जो वो है एलन मस्क, उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया। तो इन्होंने क्या कारनामा किया 2020 में? स्पेस एक्स ने किसकी सहायता से? फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से इन्होंने मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा। तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 ये रॉकेट का नाम है। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा पहली बार मनुष्य को प्राइवेट स्पेस कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजा। मतलब इसकी खास बात क्या हो गई कि प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अभी नासा, इसरो ये क्या है? किसी भी देश की राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जबकि स्पेस एक्स क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी द्वारा ये कारनामा पहली बार किया गया किसी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का। तो इसलिए इसको हम महत्वपूर्ण मानेंगे कि याद रखना है। उसके साथ ही 2020 में भी एक देश है यूएई। ये बात आती है जुलाई 2020 की। देश का नाम क्या है? यूएई। इसका पूरा नाम है संयुक्त, यू का मतलब यूनाइटेड, ए का मतलब अरब और ई का मतलब अमीरात। तो यूएई जो देश है, इसने भी क्या है? मंगल के लिए अपना ऑर्बिटर मिशन भेजा। तो मंगल के लिए अपना ऑर्बिटर मिशन भेजा। ऑर्बिटर का क्या मतलब है कि जो चंद्रमा है, जो मंगल है, उसके ऑर्बिट में वो उसकी कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, ना कि वो उसकी सतह पर उतरेगा। तो ये ऑर्बिटर मिशन भेजा। और साथ ही 2020 में ही यूएसए व चीन ने, इन्होंने भी मंगल पे मिशन भेजे पर इनके लैंडर मिशन थे। तो यूएसए व चीन का मंगल के लिए लैंडर अभियान भेजा गया। तो 2013 में इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन, 2015 में टेलीस्कोप को स्थापित किया, 2019 में चंद्रयान 2, 2020 में स्पेस एक्स जो पहली कंपनी है प्राइवेट जिसने मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा है। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल मिशन भेजा जो कि आर्बिटर मिशन था। और यूएसए और चाइना का कौन सा था? लैंडर मिशन था। उसके बाद 2021 की बात करें, 2021, तो 2021 में हमें याद रखना है फिर से स्पेस एक्स कंपनी के बारे में। स्पेस एक्स, इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? स्पेस एक्स कौन सी कंपनी है? निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इसने एक साथ 143 सैटेलाइट भेजे। एक साथ 143 सैटेलाइट एक साथ भेजे। और किसकी सहायता से भेजे? फाल्कन रॉकेट की सहायता से। तो फाल्कन रॉकेट की सहायता से इसने 143 एक साथ भेजे। कब की बात है? जनवरी 2021 की बात है। तो ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है
कि 143 सैटेलाइट एक साथ भेजना। भारत ने भी, इसरो ने भी 100 से अधिक का रिकॉर्ड भारत के नाम है, पर वो क्या है, भारत एक किसी भी देश की गवर्नमेंट एजेंसी है, पर ये क्या है, प्राइवेट एक निजी कंपनी है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगर गवर्नमेंट में पूछता है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड, तो वो अपने नाम है, इसरो के नाम पर अगर निजी कंपनी में पूछता है तो स्पेस एक्स के नाम ये रिकॉर्ड है। उसके बाद 2021 में ही 3 मिशन गए थे, 3 मिशन, और ये तीनों मिशन में टूरिज्म से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? टूरिज्म। टूरिज्म का क्या मतलब होता है कि घूमने जाना, कहीं पर एडवेंचरस के लिए घूमने जाना। तो टूरिज्म मिशन मतलब घूमने वाले मिशन थे। इसमें 3 कंपनियों के नाम हमको ध्यान रखना है। एक कंपनी का नाम आता है वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक। और वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है, इसमें जो भारतीय मूल की सिरिसा, इस मिशन में वैसे 6 लोग गए थे। वर्जिन गैलेक्टिक जो मिशन था, इसमें 6 लोग गए। उसमें से हमें 2 नाम महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, एक तो रिचर्ड बेंसन, एक सिरिसा बांदला। तो रिचर्ड बेंसन और भारतीय मूल की सिरिसा बांदला। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भारतीय मूल की है, इसलिए इस मिशन को पूछा जा सकता है। कितने लोग गए थे? 6 लोग गए थे, और वर्जिन गैलेक्टिक ये मिशन था। उसके बाद एक और मिशन है ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन। और ये जो है ब्लू ओरिजिन, ये भी एक स्पेस से रिलेटेड काम करती है कंपनी, और ये है जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस जो अमेजन के सीईओ थे, जेफ बेजोस, उनकी ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन। उसके बाद एक और मिशन गया था जिसका हमने नाम बताया था इंस्पिरेशन 4, इंस्पिरेशन 4। और इंस्पिरेशन 4 जो है वो जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, इसी का है। और इसी में भी 4 लोग अंतरिक्ष में गए थे स्पेस टूरिज्म के लिए। तो वर्जिन गैलेक्टिक में 6 लोग, और ब्लू ओरिजिन जो है इसमें भी 4 लोग, और स्पेस एक्स में भी 4 लोग। स्पेस एक्स का जो इंस्पिरेशन 4 था उसमें 4 लोग गए थे। तो इंस्पिरेशन 4 जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहा। इसने पृथ्वी के 3-4 चक्कर लगाए, जबकि ये जो वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन थे ये जाके बस नीचे आ गए थे, गए और कुछ ही देर में 10 मिनट में वापस आ गए। पर जबकि इंस्पिरेशन 4 ने पूरी धरती के चक्कर लगाए, सबसे ऊंचाई तक भी ये गया, लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये गया। ये तो बस हमारे अंतरिक्ष जो स्टार्ट होता है, जैसे 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, जैसे नासा ने 80 किलोमीटर माना है कि अंतरिक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। कामरन ने कहा कि 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, तो वहाँ तक ये जाके आ गए। पर इंस्पिरेशन 4 ने लगभग 500 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट शुरू हो जाता है 200 किलोमीटर से, जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट है, ये 200 से 2000 किलोमीटर तक रहता है। तो ये लगभग 500 किलोमीटर तक गए थे इंस्पिरेशन 4 वाले, जो ये एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो वाले कहाँ तक गए थे? लगभग 500 किलोमीटर तक। तो ये हमने लेटेस्ट जो मिशन थे इनके बारे में देखा। अब ये देखो कि ये है एक सैटेलाइट, ये क्या, एक उपग्रह जो अपन भेजते हैं ऊपर, तो इस तरह जाके कक्षा में स्थापित हो जाता है। अब इस उपग्रह को ध्यान से देखोगे तो ये ब्लेडें लगी हुई है, तो ये है सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट्स है। मतलब ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगी? सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है। इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम बोलते हैं बज़। क्या बोलते हैं? बज़।
BUS, बस। और बस के अंदर बहुत सारे उपकरण भरे होते हैं, जैसे टेलीस्कोप रखा हुआ है जिसका काम है देखना, कोई स्क्रीन लगी हुई है जिस पे वो सब मॉनिटर हो रहा है। तो उसके अंदर, बस के अंदर जो चीज़ें भरी होती है उनको बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड या फिर पेलोड। पेलोड, जो बस के अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं उनको बोलते हैं पेलोड। तो बाहरी आवरण को बोला बस। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम के जो कमरे की जो दीवारें हैं वो तो क्या है, बस हो गया। और उसके अंदर जो बच्चे हैं, टेबल है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, लाइट है, ये सब क्या है, पेलोड्स है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी पेलोड्स को? जो इसके अंदर पेलोड्स, बहुत सारे उपकरण लगे हैं, उनको ऊर्जा मिलेगी सोलर प्लेट से। उसके साथ ही इसके अंदर एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं टेलीमेट्री सिस्टम, टेलीमेट्री तंत्र या टेलीमेट्री सिस्टम। जहां भी टेली शब्द आ जाता है, टेली शब्द हमेशा यूज होता है दूर की चीज़ों के लिए। जैसे टेलीविज़न, मतलब दूर बैठ के अपन जिसको देख रहे हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ठीक है। टेलीफोन, मतलब दूर दूर के व्यक्ति से अपन बात कर सकते हैं, तो इसलिए टेलीफोन हो गया, ठीक है। तो अब टेलीमेट्री का क्या काम है कि यहाँ से, इतने ऊपर से ये इसको धरती पर डाटा भेजना रहता है। तो वहाँ का जो डाटा, आंकड़े जो भेजता है वो टेलीमेट्री तंत्र भेजता है। तो टेलीमेट्री तंत्र का काम क्या है? डाटा को भेजना। तो इस तरह से ये बहुत सारी इनके उपकरण रहते हैं। तो ये भी हमको याद होने चाहिए कि कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं। तो इनको लिख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से उपकरण क्या का काम आते हैं। तो पहला जो उपकरण था, हेडिंग लगाओ, सबसे पहले हेडिंग लगाओ कि एक सामान्य उपग्रह के प्रमुख भाग। एक सामान्य उपग्रह, कौन सा उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह के प्रमुख भाग। कि कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, मतलब हम बात करेंगे कि इनकी मेन कंपोनेंट्स की, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो पहला है उसका नाम लिखो पेलोड्स, पेलोड, पेलोड। पेलोड क्या होता है? पेलोड होता है कि किसी उपग्रह में रखे गए विभिन्न उपकरण एक साथ पेलोड कहलाते हैं। तो एक साथ जो सारे उपकरण हैं उनको क्या बोलेंगे? पेलोड बोलेंगे। दूसरा हमने देखा था बस, BUS। तो बस क्या होता है कि बाहरी आवरण। क्या होता है? उपग्रह का मुख्य बाहरी आवरण। उपग्रह का मुख्य बाहरी आवरण जिसमें पेलोड रखे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बस। उसके बाद देखो टेलीमेट्री सिस्टम, टेलीमेट्री तंत्र।
टेलीमेट्री तंत्र क्या होता है कि यह तंत्र, कौन सा तंत्र? टेलीमेट्री तंत्र, अंतरिक्ष के विभिन्न आंकड़े या फिर डेटा को पृथ्वी की ओर भेजता है। तो टेलीमेट्री सिस्टम ये काम करता है। उसके बाद अगला तंत्र है एनर्जी सिस्टम या फिर ऊर्जा तंत्र या फिर एनर्जी सिस्टम। तो एनर्जी सिस्टम किस प्रकार काम करेगा? एनर्जी सिस्टम या फिर ऊर्जा तंत्र, तो उपग्रह में स्थित बैटरियां व सौर पैनल, बैटरियां और सौर पैनल जो विभिन्न पेलोड को ऊर्जा देते हैं, जो विभिन्न पेलोड को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा तंत्र या फिर एनर्जी सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी, ACS के बारे में। ACS क्या होता है? ACS होता है एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, या फिर एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है एल्टीट्यूड का मतलब? ऊंचाई। तो हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई नियंत्रण तंत्र। क्या बोलेंगे? ऊंचाई नियंत्रण तंत्र। और ऊंचाई नियंत्रण जो तंत्र है वो उपग्रह, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और अर्थ की किसी कक्षा में, ये कक्षा है जहाँ पर उपग्रह है। अब इसकी ऊंचाई हमको ऊपर करनी है, तो ये अगली कक्षा में जाने के लिए इसको किसकी मदद मिलेगी? ऊंचाई नियंत्रण तंत्र की मदद मिलेगी। तो इसकी ऊंचाई को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसलिए ACS एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम काम आता है। तो क्या काम रहेगा इसका कि उपग्रह की कक्षा या फिर ऊंचाई में परिवर्तन करने में उपयोगी। तो कक्षा में या ऊंचाई में परिवर्तन करने में क्या उपयोगी है? ACS या फिर एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। तो ये बात की हमने उपग्रह के बारे में कि पेलोड, बस, टेलीमेट्री सिस्टम, एनर्जी सिस्टम और ऊंचाई नियंत्रण तंत्र क्या होते हैं। तो ये मुख्य बातें थी किससे रिलेटेड? जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेटेड। उसके बाद हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को देखते हैं कि भारत में जो अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, वैसे हमने बहुत सारे कार्यक्रमों की बात करी, पर जो स्टार्टिंग में क्या हुआ भारत में, कि भारत में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो सबसे शुरुआती बात करें तो लगभग 1962 की बात है। 1962 में एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी बनाई गई केरल में। केरल में एक चर्च में, थुम्बा में एक जगह है, एक चर्च है सेंट मैरी मेरिडिन। तो वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। तो उस कमेटी में भाई भारत के जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है किस तरह से डेवलपमेंट हो, किस तरह
हम स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो इसके लिए भारत में सुधार होने लगे थे। तो 1962 में क्या है, एक कमेटी बनाई। अब कमेटी बनाई तो उसके बाद 1963 में यहाँ से जो एक नाइक अपाचे नाम का रॉकेट छोड़ा गया। उस टाइम जो रॉकेट चलते थे उनको साउंडिंग रॉकेट बोलते थे। साउंडिंग रॉकेट ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है और ये केवल परीक्षण पर्पस से बनाया जाता है। तो यूएसए में वैसे ये बना था, अमेरिका में, और इसको कहाँ से छोड़ा था, जो तुम्बा में जहाँ पर हम ये कमेटी बनाएंगे वहाँ पर। उसके बाद इस कमेटी का जो रूप है वो इसरो ने ले लिया। कब ले लिया, 1969 में। 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई तो ये कमेटी किस में बदल गई, इसरो में बदल गई। और उसके बाद 1972 में अंतरिक्ष विभाग बनाया गया और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, क्योंकि ये भारत बहुत अच्छा करने लगा था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो स्पेस डिपार्टमेंट चाहिए था, ताकि जो और भी डिपार्टमेंट है और भी संस्थाएं हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनको कंट्रोल किया जा सके। और एक कमीशन, एक आयोग भी बनाया गया जो नियम बना सके। तो यही सब बातें हैं कि 1962 में जो है, 1962 में सर्वप्रथम डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था इनकोस्पार समिति का गठन हुआ। अब इनकोस्पार का क्या मतलब है, इसमें इनकोस्पार में आईएन का मतलब है इंडियन। क्या है, इंडियन। आई का मतलब है इंडियन और एन का मतलब है नेशनल, और सीओ का मतलब है कमेटी, और एसपीए का मतलब है स्पेस, और आर का मतलब है रिसर्च। मतलब स्पेस की रिसर्च के लिए जो कमेटी बनाई गई उसको बोला है शॉर्ट फॉर्म में इनकोस्पार। तो इसका नाम लिख लो, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। हिंदी में क्या हो जाएगा नाम, इंडियन मतलब भारतीय, नेशनल राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय, कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। स्पेस मतलब अंतरिक्ष और रिसर्च का मतलब अनुसंधान। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब गठन किया गया, 1962 में। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया वो कार्य कहाँ से प्रारंभ किया, केरल से। केरल के थुम्बा में एक पुराने चर्च में, चर्च का क्या नाम था, सेंट मैरी मैक्लेडीन। तो एक चर्च में अपना कार्य प्रारंभ किया। और 1963 में यहाँ से एक रॉकेट छोड़ा गया जिसका नाम था साउंडिंग रॉकेट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं परिज्ञापी रॉकेट, जिसका नाम था नाइक अपाचे। तो नाइक अपाचे नामक साउंडिंग रॉकेट या फिर परिज्ञापी रॉकेट यहाँ से, कहाँ से, थुम्बा से छोड़ा गया। और ये रॉकेट कहाँ बना था, यूएसए में बना था।
उसके बाद जब 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, तो इसरो द्वारा इस समिति को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब ये कमेटी किस में बदल गई? इसरो में बदल गई। तो अब भारत का जो एक संस्था मिल गई थी भारत को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो की स्थापना हुई। अब इसरो की स्थापना हुई तो इसरो का जब ये कार्यभार बढ़ा और बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने लगे, तो एक आयोग का भी गठन किया गया। तो वो आयोग और डिपार्टमेंट का गठन हुआ 1972 में। तो 1972 में एक तो स्पेस डिपार्टमेंट या फिर अंतरिक्ष विभाग, और साथ में स्पेस कमीशन या फिर अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। तो इस तरह से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं कि थुम्बा नामक जगह से चालू किया था हमने, केरल से, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो ये सब बातें हैं जो हमको याद रखनी है इसमें। साथ ही हमने जो क्षेत्रीय कार्यालय थे इसके देख ही लिए थे, उनका शायद आपने या तो नोट कर लिए हो कॉपी में, तो अच्छी बात है, क्योंकि नोटिंग करने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो उनको क्षेत्रीय कार्यालय को बार बार देखते रहें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। एक क्षेत्रीय कार्यालय पूछ लेता है। तो ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है। उसके बाद हम बात करें तो हमने जो उपग्रह है उसके बारे में भी समझा कि पेलोड क्या होता है, ऊर्जा तंत्र क्या होता है। अब उपग्रहों को हम जिन कक्षाओं में भेजते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं बार बार कि LEO क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं कि कक्षाएं या फिर ऑर्बिट या फिर कक्षाएं। ऑर्बिट या फिर कक्षाएं, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर हमें निगरानी रखनी है। अर्थ के ऊपर ही हमें निगरानी रखनी है। जैसे यहाँ पर एक देश है, मान लो यहाँ पे भारत हो गया, यहाँ पे पास में चाइना हो गया, यहाँ पे रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो बहुत सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं। अब भारत को अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो क्षेत्र है इसका, उसको क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करनी है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सैटेलाइट होने चाहिए जो ऊपर बैठा हुआ देख रहा हो कि भाई किधर कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा। तो ऐसे जो चीज़ें होती है, ऐसे जो सैटेलाइट होते हैं, इनको बोलते हैं जासूसी सैटेलाइट, जो ध्यान रखते हैं। किस तरह के सैटेलाइट बोलते हैं इनको? जासूसी सैटेलाइट या फिर जासूसी उपग्रह। मतलब ये जासूसी का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो बहुत सारी जगह की जानकारी देते हैं कि कहीं बाढ़ आ रही है, मौसम संबंधी जानकारी हो गई, तो उनको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो भारत के या फिर किसी भी देश के या फिर पहाड़ियों में छुपे हुए जो जगह है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन केंद्र, जो दूर से जिनको हम देख सकते हैं, किनकी सहायता से? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की सहायता से। तो ऐसे सैटेलाइट क्या होते हैं जिनको हम अर्थ पे ही निगरानी रखनी हो, उनको हम क्या करते हैं? जिनको छोटा एरिया कवर करना होता है, कोई भी देश वो अपनी सुरक्षा के लिए ही छोड़ता है, तो उनको हम बोलते हैं कि इनको धरती के थोड़ा पास ही रहना चाहिए, ताकि अगर ये पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा, क्योंकि हमें कुछ ही जगह देखनी है, ना कि पूरी जगह।
तो इसीलिए इनको धरती की पास वाली कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। उस पास वाली कक्षा को हम बोलते हैं निम्न भू कक्षा या फिर लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि निम्न भू कक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले कक्षा के बारे में लिख लेते हैं कि कक्षा क्या होता है। तो किसी ग्रह या फिर प्लैनेट, किसी ग्रह या प्लैनेट के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा उपग्रह इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर निरंतर चक्कर लगाता है, उसे उस उपग्रह की कक्षा या फिर ऑर्बिट कहते हैं। तो एक निश्चित कक्षा में वो घूम रहा है, किसी भी अर्थ हो गया या फिर कोई भी ग्रह हो गया जिसके आसपास कोई भी जो उपग्रह है वो एक निश्चित जगह पर घूम रहा है, उसको उसकी क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे या फिर ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे कि जो पहला ऑर्बिट है उसका नाम क्या है, निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा या फिर लो अर्थ ऑर्बिट या फिर शॉर्ट फॉर्म में LEO इसे बोला जाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है कि सबसे निकटवर्ती यह कक्षा होती है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि पृथ्वी से 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब मेरा एक प्रश्न है कि जैसे स्पेस टूरिज्म के लिए 3 अंतरिक्ष अभियान भेजे, एक तो वर्जिन गैलेक्टिक था, एक जो है ब्लू ओरिजिन का था और एक था स्पेस एक्स का इंस्पिरेशन 4। तो जो तीनों अभियान गए थे वो कौन सी कक्षा में गए थे, क्योंकि उनकी जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई थी वो थी इंस्पिरेशन 4 की लगभग 500 किलोमीटर, बाकी एक की 80 किलोमीटर के आसपास, एक की 100 से 110 के किलोमीटर के आसपास थी। तो ये जो तीनों ऊंचाई है, इन तीनों ऊंचाई में जो है इंस्पिरेशन 4 ही लो अर्थ ऑर्बिट में गया है, क्योंकि उसकी ऊंचाई 500 किलोमीटर थी जो 200 से 2000 के बीच आ रही है। बाकी जो इसके नीचे ही रह गए, निम्न भू कक्षा के नीचे ही रह गए। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 200 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई किसकी है, लो अर्थ ऑर्बिट की। मतलब 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर कोई उपग्रह की स्थापना की गई है, उसको स्थापित किया गया है, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। और किस प्रकार के हमने देखे कि जासूस सैटेलाइट की बात करें, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करें, स्पेस टेलीस्कोप हो या फिर स्पेस स्टेशन हो, ये सब क्या है, इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। तो ये बात हमने देखी। अच्छा, इनकी घूमने की स्थिति की बात करें तो ये पोल के सापेक्ष गति करते हैं। पोल के सापेक्ष कैसे, जैसे हमारी अर्थ है, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई, तो ये बीच वाला भाग तो होता है इक्वेटर, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, ये तो है भूमध्य रेखा। और इधर होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, इधर होता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो जो सैटेलाइट निम्न भू कक्षा में गति करता है, कौन सी कक्षा में, निम्न भू कक्षा में, तो वो पोल के सापेक्ष गति करता है। इस तरह से, इस तरह से वो पृथ्वी के आसपास गति करेगा। कहाँ से, पोल के सापेक्ष, मतलब ध्रुवों के सापेक्ष वो गति करता है।
ध्रुवों के बीच में गति करता है, ना कि भूमध्य रेखा के ऊपर। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है। तो अगली लाइन ये भी लिख सकते हैं कि इस कक्षा में भेजे गए उपग्रह या फिर सैटेलाइट ध्रुवों के बीच या फिर सापेक्ष गति करते हैं। मतलब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ जाएगा, फिर वापस एक चक्कर लगा के इस तरह घूमता रहेगा, और इनका चक्कर भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के पास वाला सैटेलाइट जल्दी चक्कर लगाएगा या दूर वाला। अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी त्रिज्या कम है, त्रिज्या क्या होता है, किसी भी वृत्त के आसपास जो बिंदु होता है वहाँ से अगर उसके केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो जो ये इसकी त्रिज्या कम है तो ये जल्दी ही एक चक्कर काट लेगा। अब अगर और उपग्रह दूर है तो उसको चक्कर काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो निम्न भू कक्षा के जो उपग्रह होते हैं वो जल्दी चक्कर काट लेते हैं, लगभग 60 से 70 मिनट या फिर 80 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो इनको चक्कर काटने में, जो अर्थ का चक्कर काटने में बहुत कम समय लगता है। तो लगभग 80 से 130 मिनट का समय इनको लगता है। तो इन उपग्रहों को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 80 से 130 मिनट का समय लगता है। अब ये रेंज क्यों दी, ये परास क्यों दिया 80 से 130 मिनट? क्योंकि हमें पता है कि निम्न भू कक्षा 200 किलोमीटर से चालू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 2000 किलोमीटर तक। अब अर्थ की सतह से 200 किलोमीटर के पास में ही कोई उपग्रह है तो उसको 80 मिनट लगेगा, और 2000 किलोमीटर के पास कोई है तो उसको 130 मिनट लगेगा। तो ये भी यहाँ पर क्या है, एक परास दिया हुआ है 80 से 130 मिनट का। तो ये भी ध्यान रखना है कि 80 से 130 मिनट लगते हैं किसी भी उपग्रह को निम्न भू कक्षा में अगर वो अर्थ का चक्कर काटती है। और हमने ये देखा कि ये जो ध्रुव है उसके सापेक्ष गति कर रही है, मतलब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में गति कर रही है। तो इसको निम्न भू कक्षा को एक और नाम दिया जाता है कि इसे ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं, इसे पोलर ऑर्बिट या फिर ध्रुवीय कक्षा भी कहा जाता है। तो ध्रुवीय कक्षा भी इसको कहा जाता है। अब इसमें किस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे उदाहरण की बात करें तो जो स्पेस टेलीस्कोप, उसके साथ ही स्पेस स्टेशन को जो स्थापित किया जाता है, जासूसी सैटेलाइट, और जो स्पेस शटल जाता था, क्योंकि स्पेस शटल हमें पता है कि कहाँ तक जाता था, स्पेस स्टेशन तक जाता था, और स्पेस शटल स्पेस स्टेशन से जाके अटैच हो जाता था, और उसमें से स्पेस शटल में जो जाता था वो निकल के स्पेस स्टेशन में काम वाम करके वापस उसमें बैठ के नीचे आता था। तो स्पेस स्टेशन और स्पेस शटल हो गया, जासूसी सैटेलाइट हो गए, या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आदि, ये सब किस में स्थापित किए जाते हैं, निम्न भू कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। तो अगर निम्न भू कक्षा के बारे में कुछ भी जानकारी पूछता है तो यहाँ पे अपन ने सारी जानकारी नोट कर ली कि निम्न भू कक्षा क्या होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आगे और भी भूस्थिर कक्षा या फिर जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसके बारे में बात करेंगे, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जो और भी बहुत सारे ऑर्बिट है उनके बारे में हम बात
करने वाले हैं। तो भूतुल्यकाली कक्षा, भूस्थिर कक्षा हो गई, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो धन्यवाद साथियों।